सर, आपको समझ आ रही है, एहसन इकबाल साहब को तो समझ नहीं आ रही कि आईएमएफ क्यों नहीं लिफ्ट करवा रहा। आपको कुछ समझ आ रही है वजूहात क्यों नहीं लिफ्ट करवा रहा आईएमएफ? अच्छी तरह उसकी तीन वजूहात जो है हेडलाइन। देखिए, पहली ये बात है कि जो हमारा करंट एग्रीमेंट है उसके अंदर हम बार बार, पहले पीटीआई के फाइनेंस मिनिस्टर ने, फिर इन्होंने, जो हमने उनसे वादे किए थे हमने ऑनर नहीं किए। तो पहले हम एक्सपेंशनरी बजट्स में चले गए, इसके बाद हमने कुछ स्टेटमेंट्स दी कि हम इसको रीनिगोशिएट करना चाहेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि एतमाद का फुकदान है। दूसरी चीज ये है कि बहुत दहाइयों से हम लोग जो है आईएमएफ को इसलिए तरजीह हमें मिलती रही है कि हम उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर अमेरिका के जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं अफगानिस्तान में। अब वो काम खत्म हो गया है, तो नाउ वी आर वन ऑफ द 42 कंट्रीज जो इस वक्त क्यू में है। तीसरा यह है कि इस वक्त हालात जो हैं बाहर के, उनको समझना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक थ्योरीज किधर जा रही हैं। हमारी जो अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक मैनेजमेंट की टीम है उसके अंदर तजर्बा वो नहीं है इंटरनेशनल इदारों से डील करने का कि उनको समझें कि उनकी सोच क्या है। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से इंपोर्ट को रोक के डॉलर बचाते हैं, ये टेम्पररीली तो ठीक है, लेकिन हमें एक पॉलिसी देनी पड़ेगी कि फ्यूचर में हम अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे करेंगे। आप इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते एक मुल्क में। तो एक तो टेक्निकल लेवल के ऊपर हमें आईएमएफ सेटिस्फाई कर पाए, एंड इंक्लूडिंग जो हमारा एक फाइनेंसिंग गैप है वो दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स की शक्ल में है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल इदारे ये कहते हैं कि इन डिपॉजिट्स की सर्टेनिटी नहीं है। आप हमें कोई तरीका बताएं, डाइवर्सिफाई करें अपने इनफ्लोज, ताकि आपके ऊपर कल को प्रेशर ना आए। तो ये इसकी वजाहत है जी। सियासी तौर पे हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनके शेयर होल्डर्स हमें तरजीह में दें। इस वक्त ऐसे मुल्कों की तरजीह है जिनका यूक्रेन का इंपैक्ट जिस पे ज्यादा आया हुआ है, और इस वक्त वेस्ट की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान पे नहीं। सही। बैरिस्टर आमिर साहब, आप जाहिर है आपकी जमात इस हुकूमत का हिस्सा है। जब आप आए थे, आने से पहले आप लोगों ने मार्च भी किया था, महंगाई मुकाओ मार्च और गुर्बत मुकाओ मार्च, ये आप करते रहे। और उसके बाद जब आप आ गए इक़्तिदार में आने के बाद ये जो सूरत हाल चल रही है, आईएमएफ जो है वो जिस जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं इसहाक डार, या वो इशारा कर रहे हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं हो रहा। आईएमएफ नहीं देख रहा कि आप लोगों ने रॉ मटेरियल की जब इंपोर्ट बंद कर दी तो आपका टेक्सटाइल नहीं चलेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, डॉलर नहीं आएगा। आपने अपना सबसे मेजर सेक्टर है उसको डैमेज कर लिया। 25 अरब डॉलर का टारगेट था, 16 अरब पे आप क्लोज कर रहे हैं इस साल को, मिसिंग द टारगेट बाय 9 बिलियन डॉलर्स। आप पेंट फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ट्रैक्टर बनाने वाली बंद हो रही हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, कारखाने का पहिया नहीं चल रहा, एक्सपोर्ट चल नहीं रही, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, और दोस्त ममालिक से जो एश्योरेंसेस चाहिए थी वो आप लाने में नाकाम हो गए हैं। हमारे दोस्त ममालिक ट्रस्ट नहीं कर रहे आप पर। ये वो असल वजूहात नहीं है। आप इस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, कंधा दिया हुआ है। कल को आप कहेंगे कि हमसे वजारत खारजा का पूछ लें, सेहत के महकमे का पूछ लें और क्लाइमेट चेंज का पूछ लें, क्योंकि ये वजारतें हमारे पास थी, हमने तो जवाब नहीं देना जो इसहाक डार ने किया। देखिए नकवी साहब, आपके तजिए पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि आपके तजिए को अगर दुरुस्त समझ लिया जाए, जो आपने सवाल की सूरत में किया, तो फिर तो पाकिस्तान खत्म हो गया हुआ है, कोई बातचीत ही नहीं है, ये है फलां है। लेकिन हम अगर एक साल पीछे जाएं तो उस वक्त का वजीर आजम कहता था कि मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, और अपनी हुकूमत में भी उसकी हुकूमत तब्दील नहीं हो रही थी, तब भी वो कह रहा था महंगाई का तूफान आने वाला है। ये तकरीरें हैं उसकी नवंबर, अब मुझे बात तो कर लेंगे जनाब, नवंबर दिसंबर की बात है, पिछले वजीर आजम न्याजी साहब की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने आगे डिफॉल्ट करवाने के लिए बाकायदा खत लिखवाए पंजाब के वजीर खजाना से, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना से, आईएमएफ के ऊपर। आपको जियो पोलिटिकल सूरत हाल या यहाँ की जो वो नहीं शायद समझ आ रही हो, लेकिन ये सूरत हाल है। सी पैक क्यों बंद करवाया गया, किसने बंद किया, चाइना के साथ ताल्लुकात किसे हजम नहीं होते, ये साइफर ड्रामा क्यों रचाया गया, ये सबके सामने है। बहरहाल ये हुकूमत जिस मुश्किल हालात के अंदर आई, इसने रोके रखा। बड़ी देर से, 1 साल से बात हो रही है, गया डिफॉल्ट हुआ के हुआ, नहीं हुआ, बजट भी दे दिया। 2 महीने के बाद ये हुकूमत जा रही है, निगरान हुकूमत आ रही है, लोगों के पास इंतखाबात का मौका है,
लोग जज कर लेंगे किसके दौर में दूध और शहद की नहरें बहती थी, किसके दौर में नहीं बहती थी, वो इलेक्शन के अंदर फैसला हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बतौर पॉलिटिकल वर्कर हमने तो लोगों का सामना करना है। अगर अच्छे हालात के साथ जाएंगे तो बात होगी। हम इत्तेहादी हैं, हम सारी गवर्नमेंट की अच्छाइयां बुराइयां देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम उसी पे फख्र कर सकेंगे कि या लोगों को वही सुना सकेंगे जो वजारत हमारे पास थी। अगर खारजा हमारे पास है, क्लाइमेट चेंज हमारे पास है, अभी वसाइल हमारे पास है, कश्मीर अफेयर्स हमारे पास है, तो हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास खजाना नहीं है और खजाना के ऊपर हमारी जिम्मेदारी उस तरह नहीं बनती। जिनके पास है वो जवाब देंगे, तो ये तो जवाब हम अवाम को देंगे। अवाम देख रहे हैं, अवाम जवाब लेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो आपने वक्फे में जाने से पहले कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज ये क्या हुआ जी, इन्हें नहीं एस्टेब्लिशमेंट लाई, असदुल्ला साहब कह रहे थे। हमने जनाब अदम एतमाद किया सियासी तरीके से। हाँ, एक काम हमने किया कि पीटीआई से हमने एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट छीन ली। जिस सपोर्ट के साथ वो बजट पास करवाता था, जिस सपोर्ट के साथ वो मेंबर्स लाता था, हमने वो सपोर्ट उससे छीन ली। और ये सियासत है जनाब। अगर हम उससे ये सपोर्ट ना छीनते तो वो जनरल फैज को लाके जो हमें लटकाने का प्रोग्राम बना रहा था, वो भी सारी दुनिया जानती है। अब ये वो तबसरा है जो मैं बच्चों वाला तबसरा नहीं कर रहा, हकीकत पे मबनी कर रहा हूं। सियासत में ऐसे ही होता है कि अगर हम उसे खत्म ना करते तो वो हमें खत्म कर देता। अब जो जोरावर होता है या जिसका बिजनेस चलता है वो दूसरे को खत्म कर देता है। लेकिन एक बात, 90 दिन में इंतखाबात की बात की जनाब, अभी 90 दिन में इंतखाबात होंगे। 13 अगस्त को असेंबली टूटेगी। पंजाब केपी की असेंबली आईनी तौर पर नहीं टूटी, मैलाफाइड इंटेंशन थी, उस शख्स ने तोड़ी कि जिसकी मर्जी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आइन के टूटने की बात नहीं। सर 13 को टूटेगी तो फिर 90 नहीं 60 दिन में होंगे, एक दिन पहले टूटेगी तो 90 दिन में होंगे। मेरा तो ख्याल ये है। हारून शरीफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप एग्री करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इसने बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट कर रही थी ये मईशत की, इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की, और मईशत जो है वो किसी और ही वजह से बेकाबू है। और ये हालात, इंडिया जो है उसके फॉरेक्स रिजर्व्स 595 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं, हम 5 अरब से नीचे खड़े। देखिए जी, मैं तो मईशत को स्टेटमेंट्स की बजाय नंबर्स से देखता हूं। नंबर्स हमारे इस वक्त साउथ एशिया के अंदर सेकंड वर्स्ट है। अब ये एक रियलिटी है। मेरे हिसाब से मईशत जो है, हमारे पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि हम उसको स्टेबलाइज कैसे करें अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और वो उसमें हमारे पास करंटली आईएमएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कह भी चुका हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं इस वक्त पावर में, उनको लूज स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए कि हमारे पास प्लान बी है, सी है, ये कर लेंगे। आपके पास 3 माह भी नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे। सो हमें उसी डायरेक्शन पे चलना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मुझे जिस पे तज्जुब ये होता है कि ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या गैर मामूली टाइम है जहां हमारे सारे इशारिये नीचे जा रहे हैं। हमारे ऊपर इन्फ्लेशन का अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर है। 100 मिलियन लोग तकरीबन गुर्बत की लाइन पे हैं या नीचे हैं। इस सूरत, और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है, इंपोर्ट का गैप किसी तरह कम होता दिख नहीं रहा है। इस सूरत हाल के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हुकूमत 1 या 2 गैर मामूली इक़दामात करेगी अपने एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के अंदर, कट करेगी, कुछ साइज घटाएगी। अब सिग्नल ये जा रहा है, मैं ये क्रिटिसिज्म नहीं है, सिग्नल क्या जा रहा है कि इंडिपेंडेंट लोगों को, इदारों को, कि हमने बजट से 1 दिन पहले कैबिनेट को एक्सपैंड कर दिया। हमने बेसिकली पर्क्स एंड प्रिविलेजेस घटाने की बजाय जो सीनियर अफसरान हैं उनकी 30-30% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। मुझे ये कुछ समझ नहीं आता कि अगर आपके पास, देखिए इस वक्त पेंशन्स और तनख्वाहों के लिए हुकूमत को 21% के ऊपर कर्ज लेना है। कोई हमारा रेवेन्यू, उसको जो रेवेन्यू है वो तो सूद की और कर्जों की पेमेंट में चला जाएगा। अब इस सूरत हाल में हमें कुछ एनर्जी सेविंग पर, हमें कुछ रेवेन्यू पर, कुछ एसेट्स बेचने पर 1-2 गैर मामूली इकदामात देके सिग्नल की जरूरत है कि हम संजीदा है और इसको खुद संभालना चाहते हैं। वो सिग्नल अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं नजर आया। हाँ, मैनेजमेंट में इन्होंने आईएमएफ के जो उन्होंने कहा उसको जज तक कर सकते थे, करने की कोशिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बावजूद फाइनेंसिंग गैप वगैरह नहीं उनको एग्री कर पाए। लेकिन जो चीज इस वक्त लोगों के लिए है कि जो गरीब है उसको अब बीआईएसपी से जितनी इस वक्त सपोर्ट दे सकते हैं दें, लेकिन हमने अमीर को तो कहीं स्क्वीज नहीं किया है।
जो सब्सिडीज हैं उसी तरह की हैं, एग्जेम्पशंस हैं वो उसी तरह की हैं, सिर्फ कुछ टैक्सेस बढ़ाए हैं, सही, जो सर, सुपर टैक्स सर बिल्कुल, मैं मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। मुझे सिर्फ एक क्विकली बात बता दीजिएगा, आप दोनों लोग। इसहाक डार साहब ने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, अल्लाह करे पाकिस्तान ना करे, लेकिन उसके लिए वो ये कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हैं तो हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स भी हैं। व्हाट इज ही इंडिकेटिंग? क्या वो गिरवी रखना जा रहे हैं, बेचना चाहते हैं असासे? ये क्या कहते हैं कि जनाब हमारे पास क्योंकि असासे हैं तो हमने डिफॉल्ट नहीं करना? देखिए, जो स्टेट ओन एंटरप्राइज है उसके स्वैप में कोई हर्ज नहीं है। सही। आमिर साहब, डू यू हैव अ पॉइंट? देखिए, ये इशारा था, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक अलामत थी कि पाकिस्तान की रियासत के पास इतने वसाइल हैं कि वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। इसका ये मतलब नहीं था कि बेचना है या नहीं बेचना, और मेरे ख्याल से इसे उस तरफ लेके नहीं जाना चाहिए।